अब ये क्वेश्चन एकदम सिंपल सा, द एज ऑफ फादर ऑफ टू चिल्ड्रन इज ट्वाइस दैट ऑफ एल्डर वन एडेड टू 4 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ यंगर वन, मतलब एज ऑफ फादर को हम लोगों ने इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर दिया है। उसके बाद जो ब्रदर्स हैं उनकी एज में भी कुछ रिलेशन दे रखे हैं, उनका ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है 4√3, तो रूट एक्स वाई है 4√3, तो स्क्वायर हो जाएगा 48, और उनकी एज का हार्मोनिक मीन भी दे रखा है। तो अब अगर ध्यान दो तो हमारे पास 3 अननोन है और 3 इक्वेशन है, तो उनको सॉल्व करके एक्स वाई और जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो जेड की वैल्यू आ गई 40, क्वेश्चन ने बोला है कि z जो है वो 8p के बराबर है, तो p की वैल्यू आ गई 5। अब हम ये देखते हैं कि p इनमें से किन किन सेट पे आ रहा होगा, तो वो आप बड़े आराम से देख सकते हो कि जैसे मान लो कि क्या 5 इस सेट में आएगा, z सच दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, तो इमेजिनरी पार्ट z 0 यानी कि सारे रियल नंबर्स आएंगे, सारे रियल नंबर्स आएंगे तो उसमें 5 भी आएगा। 4x मॉड x लेस देन और इक्वल टू 5, अब भाई मॉड x अगर 5 या उससे छोटा है तो इसका मतलब x जो है वो -5 से 5 होगा, और x अगर -5 से 5 होगा तो 4x जो होगा वो -20 से 20 होगा, तो उसमें बीच में जो -20 से 20 जाओगे तो बीच में कहीं ना कहीं 5 भी आएगा, तो ये ऑप्शन भी सही हो गया। 12x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 x इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू साइन थीटा का मतलब हुआ कि x -1 से 1 है, तो x -1 से 1 में इसकी रेंज निकाल लो, या फिर ऐसे ही बोल सकते हो कि यहाँ तुम -1 रखोगे, ये यहाँ पर इक्वलिटी होगी, ठीक है। तुम यहाँ पर -1 रखोगे तो ये देखो -6 आ रहा है, और तुम यहाँ पर 1 रखोगे तो ये 6 आ रहा है, ये चीज 6 आ रही है ना। तो -6 से 6 के बीच के तो नंबर्स आने ही है, यानी कि तो -6 से 6 के बीच में जो चीज आ रही होगी वो कभी ना कभी 5 भी बनेगी। और अब ऐसे ये वाले ऑप्शन का सोल्यूशन दे रखा है लास्ट वाले का, वो आप देख लेना, और कहीं दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट्स में, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्या कर रहा है कि द नेचुरल नंबर्स आर रिटन इन सीक्वेंस, मतलब ऐसे लिखते चले गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, ऐसे करके सब लिखते चले गए। तो अब हमसे पूछा है कि इस सीक्वेंस में 190th डिजिट कौन सी आएगी, या ये वाली डिजिट कौन सी आएगी, या 2013 कौन सी आएगी। देखो पहले 9 डिजिट में तो 1 2 3 4 9 होंगे, फिर जब 10 लिखोगे तो अब क्या होगा, एक साथ दो दो डिजिट बढ़ने लगेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो 9 डिजिट आई, लेकिन अब अगला नेचुरल नंबर का 10, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो गई 11, फिर 11 जैसे लिखा तो 13, और ऐसे करके डिजिट्स बढ़ती चली जाएंगी। तो 10 से लेकर 99 तक हर नंबर नंबर ऑफ डिजिट्स में 2 का कंट्रीब्यूशन देगा, तो 10 से 99 तक नंबर्स कितने हैं 90, और उनका 2 का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 180। तो यानी कि जब हमने ऐसे करके 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर्स लिखते चले जा रहे होंगे, तो जब 99 लिखा होगा तो उस टाइम तक टोटल कितने डिजिट्स आ चुकी होंगी, इन दोनों का सम, यानी कि 189, ठीक। तो फिर 190th में क्या आएगा, 190th वाला जब रख रहे होंगे तो 190 191 और 192 100 कवर करवा देगा, तो 190th प्लेस पे क्या आएगा, वो आ जाएगा 1, है ना। अब 201 तो सोच सकते हो खुद ही, सही है ना, वो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि कौन सी आएगी। उसके बाद हमें चाहिए 2014th डिजिट कौन सी आएगी, ठीक है, या 2013 है ना, दोनों में से एक ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो 2013 तो डिजिट पता करने के लिए हम लोग ने ये बोला कि 189 हटा दें, तो हमने वो वाले केसेस हटा दिए कि जब 1 डिजिट और 2 डिजिट ऐड हुए होंगे, तो ये आया 1824। और जैसे ही 100 101 आना शुरू हुए थे, तो हर डिजिट नंबर ऑफ डिजिट्स में 3 का कंट्रीब्यूशन दे रही थी, है ना। तो हमने इसको 3 से डिवाइड कर दिया, तो 3 से डिवाइड कर दिया तो हमें क्या मिला 608 मिला। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 608 नंबर्स हम लिख चुके होंगे 100 से लेकर जहां तक भी हम लोग पहुंचे होंगे, ठीक है। तो वो कितना आ जाएगा, 100 में अगर आप 608 ऐड करोगे तो वो 708 आ जाएगा, है ना। तो मतलब कि ऐसे होगा कि जैसे 1 2 3 4 5 है ना, ऐसे चल रहा होगा, फिर 100 आया होगा, 101 आया होगा, तो ऐसे करके अब देखो नंबर ऑफ डिजिट्स 3 3 के गैप से बढ़ रही हैं। तो 608 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 1824 आया, हम लोग ने रिवर्स इंजीनियरिंग की है ना। फिर उसमें 9 और 180 जोड़ा तो 2013 आ गया। तो यानी कि हमें यहाँ पर जब 608 नंबर लिख देंगे, यहाँ से लेकर 608 नंबर और लिख देंगे तो हम 700 कौन से सॉरी 2013 वाले पर पहुंच जाएंगे, तो उसमें आएगा 708। तो डिजिट कौन सी आएगी इस प्लेस पे, कौन सी आएगी 2013 पर 7 आएगी, और 2014 पर कौन सी आएगी 0 आएगी। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो तुम आराम से कूल माइंड से इसको सोचना, तो बड़े आराम से सोच सकते हो कि इस क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा जा रहा है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब ये क्वेश्चन है एन दे रखा है और उसके बारे में कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, उसकी लास्ट 4 डिजिट। टू बी ऑनेस्ट इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने हैं, और इस डीपीपी में मुझे कई ऐसे क्वेश्चन मिले हैं जिनका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है, लेकिन कई ऐसे क्वेश्चन भी हैं जिनसे हमारा फायदा हो सकता है। लेकिन जैसे इस टाइप के क्वेश्चन है लास्ट 4 डिजिट विजिट निकालने वाले, वो सब जेई में हमसे नहीं पूछा जाता है ना। लास्ट 4 डिजिट तो बहुत ज़्यादा हो गया है ना, मतलब। चलो अब लेकिन अब क्वेश्चन है तो भाई सॉल्व कर लेते हैं। 7 to the power 2014, तो लास्ट 4 डिजिट का मतलब क्या है कि जैसे तुम किसी नंबर को 10 की कभी भी लास्ट 4 डिजिट निकाले तो किसी भी नंबर को 10 to the power 4 लैम्डा प्लस बॉक्स लिखने की कोशिश करना। और क्योंकि 10 to the power 4 लैम्डा में लास्ट की 4 डिजिट 0 0 0 0 होंगी, तो जो भी इस बॉक्स की लास्ट 4 डिजिट होंगी वही हमारे पूरे नंबर की भी लास्ट 4 डिजिट हो जाएंगी। ठीक, तो उसके लिए क्या किया कि हम लोग ने 7 की पावर 2014 को 7 स्क्वायर इंटू 7 की पावर 2012 लिखा। क्यों किया अभी समझ में आ जाएगा। फिर 7 की पावर 4 के पास गए। हम 7 की ऐसी पावर देख रहे थे जो 100 के मल्टीपल के आसपास आती हो, तो वो हमें 7 की पावर 4 मिली जो कि 2401 होता है। तो फिर हम इस स्टेप पे पहुंच गए। अब हमने इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन किया तो क्या आएगा 503C0 503C1 2400। अब अगले में आता 503C2 2400 का स्क्वायर। तो देखो 100 का स्क्वायर कॉमन निकल आया और आगे चल के इस 2400 की पावर बढ़ने ही वाली थी, तो अब आगे 100 का क्यूब और ये सब चीजें आएंगी। तो अब इसके आगे जितने भी टर्म बचे होंगे उसमें 100 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो यानी कि ये पूरा का पूरा नंबर किस फॉर्मेट का हो जाएगा 10 to the power 4 लैम्डा का। तो यानी कि फिर क्या आएगी लास्ट 4 डिजिट, जो इसकी लास्ट 4 डिजिट आ रही होंगी उसको 49 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उसकी जो लास्ट 4 डिजिट होंगी वही पूरे नंबर की लास्ट 4 डिजिट होंगी। और वही यहाँ पर इन्होंने किया है। देखो कि इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले, तो जाहिर सी बात है इतना कैलकुलेशन एग्जाम में करवाना मुश्किल है कि पहले 503C1 इंटू 2400 निकाल के उसको 1 में ऐड करके 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली ये बनेगा। तो इसमें लास्ट की 4 डिजिट आपको दिख रही होंगी 2849, है ना। तो इसका सम पूछा है तो 9 और 8 17 4 21 और 23, तो पहला ऑप्शन सही हो गया। द सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ एनआर, तो सम ऑफ डिवाइजर का तो सीधे सीधे फॉर्मूला बन जाएगा 7 की पावर पी के नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने होते हैं p प्लस 1। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हो गए 2014 प्लस 1 2015। तो यहाँ तो 14 दिया तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नंबर ऑफ कंपोजिट डिवाइजर्स आर 2013। तो इसके डिवाइजर्स होंगे किस फॉर्मेट के, इसी फॉर्मेट के होंगे 7 की पावर 0 7 की पावर 1। तो ये दोनों तो प्राइम है 7 की पावर 0 7 की पावर 1। इनके अलावा जितने आएंगे वो सब क्या आएंगे कंपोजिट आएंगे। तो 2015 थे उसमें से ये दो हट गए तो ये हो गया। ठीक, उसके बाद ये देख लेना क्या ऑप्शन बोल रखा है इसमें। इसमें थोड़ा वेक्टर्स का यूज किया गया तो उसमें बस ये पॉइंट पढ़ लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा। किसी भी नॉन जीरो वेक्टर को, मतलब कोई भी दो वेक्टर्स हैं, मतलब कोई भी प्लेन है उसमें दो वेक्टर हैं, तो उनकी प्लेन में किसी भी वेक्टर को लिखने का एक यूनिक तरीका होता है। तो कितने तरीके होते हैं, एक तरीका। यूनिक तरीका मतलब एक तरीका ना। तो ये ऑप्शन पढ़ लेना वेक्टर्स का है, आपको क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, हमें ये दे रखा है कि ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है और पहला और दूसरा टर्म दे रखा है और एक दे रखा है अल्फा आर प्लस टू इज इक्वल्स टू अल्फा आर प्लस 1/2। तो इस 2 को हम लोग ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पर पहुंच गए। ठीक, उसके बाद क्या किया कि इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, एक को इधर ही रखा और AR+1 को इधर ले आए और दूसरे को इधर भेज दिया। तो ना, तो ये यहाँ से ये इक्वेशन तो क्लियर होगी। अब अल्फा R+2 की वैल्यू फिर से यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दी, ये वाली जो वैल्यू दी हुई है वो इसकी जगह रख दी और सिंप्लीफाई किया तो ये एक्सप्रेशन मिल गया, है ना। तो यहाँ से देखो एक रिलेशन बन गया जो कि इन्होंने यहाँ पर लिख भी रखा है। वो क्या है, अल्फा R+2 माइनस अल्फा R+1 इज इक्वल्स टू -1/2 अल्फा R+1 माइनस अल्फा R। अब इसी में ये R की वैल्यू रखते चले गए। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ R+2 है, यहाँ R+1 है, तो यहाँ पर R+1 आएगा और यहाँ पर R आएगा, है ना। तो मतलब कि यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर 9 और 8 आएगा। और फिर इनमें फिर से वही चीज लगेगी कि यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर 8 और 7 आएगा, है ना। तो वही चीज चलती चली गई। इन्होंने ये रिलेशन आने के बाद सबसे पहले R को 8 रखा तो ये आया, तो ये इसके बराबर होगा। फिर ये किसके बराबर होंगे, अल्फा 8 माइनस अल्फा 7
और बाहर कितना होगा -1/2, तो -1/2 पहले से था और एक यहाँ से आएगा तो ये 1/4 हो जाएगा। फिर ऐसे ये रिड्यूस होगा तो α7 माइनस α6 -1/2 और एक 1/4 है तो -1/8 होगा। तो ऐसे करके ये एक जीपी बनती चली जाएगी, है ना। और यहाँ पर α1 माइनस α0 पे अल्टीमेटली रिड्यूस हो जाएगा, इनकी वैल्यू पता है तो आंसर आ जाएगा ना। तो अब ऑप्शंस आप देख लेना, बड़ी आसानी से आप प्रूफ कर सकते हो कि क्या प्रूफ करना है ना। तो अच्छा क्वेश्चन था, इसमें ये जो थीम लगाई है और जीपी बनाई है, ये स्टेप इसका काफी अच्छा था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अ सीक्वेंस ऑफ नंबर an इज डिफाइंड एज दिस, a1 इज इक्वल टू 1/2 और ये दिया हुआ है। तो a के इसके बारे में कुछ कमेंट करना है हमें यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया है कि n की जगह के रख के ये एक्सप्रेशन लिख लिया गया यहाँ पर, ठीक। उसके बाद 2k-3 को लिख लिया 2k-2 -1 ak-1, और एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई किया गया और एक बार इसको 2 ऑफ k-1 से मल्टीप्लाई करके ये ऐसे रीअरेंज करके लिख लिया। फिर k की वैल्यू 2 3 4 5 रखते चले गए और सबको ऐड कर दिया। तो जब सबको ऐड करोगे तो देखो टर्म्स कैंसिल भी होंगे, 4a2 से 4a2 कैंसिल होगा, कुछ टर्म्स रह जाएंगे, ठीक। ऐड करते चले जाना, यहाँ तक पूरा लिखने के बाद तब ऐड किया और ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, देखना कैंसिल आउट होने के बाद। तो ये आ गया 2k-ak-2a1, और a1 की वैल्यू याद हो आपको, हमें पता है क्वेश्चन में क्या आएगी, ठीक। तो रीअरेंज करके फाइनली a1 की वैल्यू जब आप रख दोगे 1/2, रीअरेंज करके हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ठीक। अब इस एक्सप्रेशन को आने के बाद देखो यहाँ पर नेचुरल नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रखने हैं, तो इस सीक्वेंस के सारे नंबर्स पॉजिटिव आने वाले हैं, के भी नेचुरल नंबर है, तो यानी ये चीज क्या है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यानी कि जो पूरा सम आया है ये 1 माइनस समथिंग होके आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि जो भी टोटल सम होगा वो हमेशा 1 से छोटा होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया जिसमें सम 1 बोल रखा था। सम 1 से छोटा होगा ये बोल रहा है तो सही होगा, ठीक है। ये बोल रहा है सम 1 से ज्यादा होगा तो ये गलत बोल रहा है। अब सी ऑप्शन सोचते हैं कैसे निकालना है। उसके लिए तो सिंपली यहाँ पर क्या रख दो, n को 3 रख दो, तो a3 कितना आ जाएगा, 3 2 6 माइनस 3/6 यानी कि 1/2 a2, और 1/2 को लिखना चाहे तो a1 भी लिख सकते, तो a3 कितना आ गया, a1 इंटू a2 के बराबर आ गया, तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैनिपुलेशन था, और अगेन इस टाइप के क्वेश्चन के भी एग्जाम में आने के चांसेस काफी कम है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, गिवन एन अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन ईच ऑफ टू सेट्स ऑफ नंबर a, 2b एंड 2a, b, तो इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक मीन सभी को आता होगा और नहीं आता तो आना चाहिए, आप नोट्स अपने रिवाइज करना जाके, ठीक है, जिन्होंने भी आपको पढ़ाया हो। तो अब आप यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच में अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया, अगर एमएथ अर्थमेटिक मीन दोनों का बराबर है तो एमएथ अर्थमेटिक मीन इसका निकाला और इसका निकाला, वो ये आ गया और दोनों को इक्वेट कर दिया सिंपली। तो सिंपल क्वेश्चन है तो ये इक्वेशन आ गई, ठीक। इक्वेट करने के बाद, सिंपली इक्वेट करने के बाद ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक। उसके बाद अब पहली चीज तो पूछिए कि ए और बी का रेशियो, तो ए और बी का अगर हम रेशियो देखें तो कितना आ गया, m/n-m+1, ठीक। तो ये वाला ऑप्शन तो सही हो गया, ठीक। अब ये वाला ऑप्शन गड़बड़ भी हो गया। अब ये दोनों ऑप्शन चेक करने हैं, तो ये दोनों ऑप्शन चेक करने के लिए क्या करो कि a/b लेस देन n चाहिए, तो ऑप्शन को चेक करने के लिए इसको जैसे a/b लेस देन n चेक करना है तो इसको लेस देन n कर दो, जैसा कि इन्होंने यहाँ पर किया है। तो उससे इनकी ये इक्वेशन आ गई जो यहाँ पर लिखी हुई है ना, ये सिंप्लीफाई किया तो इनकी इक्वेशन आ गई, देखो m-n और लेस देन n इंटू n-m ना, ये इक्वेशन आ जाएगी। आप सिंप्लीफाई करके देखना, और यहाँ पर अगर m और n बराबर हो जाए तो ये चीज फेल होती दिख रही है, तो ये वाला ऑप्शन गड़बड़ हो जाएगा, सी वाला। ऐसे ही a/b को लेस देन और इक्वल टू m लेके चले तो ये चीज आ गई ना, और उससे देख लेना कि एक ट्रू चीज आ रही होगी, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ठीक क्वेश्चन था, मॉडरेट की वैरायटी में रखेंगे। a/b का रेशियो निकालना तो बहुत ही ईजी था हमारे लिए, अगर हमें इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक मीन का लॉजिक अच्छे से क्लियर है। 21 क्वेश्चन में क्या कहेंगे, ABC आर थ्री टर्म्स ऑफ AP सच दैट A नॉट इक्वल टू B, तो B माइनस C अपॉन A माइनस B के बारे में बोला गया, ठीक है ना। तो ABC को हम लोग ने मान लिया कुछ कि A जो है वो Pth है, B जो है वो Qth है,
और सी जो है वो rth टर्म है एपी का। तो बी माइनस सी अपॉन ए माइनस बी, इन्होंने वही फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस डी मान के लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये रेशियो आ गया। अब टर्म्स तो क्या होते हैं, टर्म्स तो इंटीजर होते हैं, तो ये नंबर जो आएगा ये क्या आएगा, रैशनल आएगा, है ना। तो ये जो रेशियो आएगा, ये नंबर किसके बराबर है, बी माइनस सी अपॉन ए माइनस बी। तो जो रेशियो आएगा ये भी क्या आना चाहिए, रैशनल आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी और डी, है ना। और क्वेश्चन ने बोल रखा है कि ए नॉट इक्वल टू बी है। ठीक, तो मतलब कि एपी के टर्म्स सेम नहीं है सारे के सारे, है ना, तो ये बराबर नहीं होंगे। ठीक है ना, तो यानी कि जीरो आंसर नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि भाई ऐसे कहने को तो एपी 111 भी एक तरीके से एपी है, लेकिन इसने क्वेश्चन ने ये पॉसिबिलिटी हटा रखी है। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई, अब ये क्वेश्चन है, एक सीरीज दी हुई है और उसका अच्छी बात यह है कि nth टर्म भी दे रखा है और हमें क्या करना है, तो ये निकालना है कि 100 टर्म क्या होगा। तो 100 टर्म निकालना तो बहुत आसान है, nth टर्म दिया हुआ है, उसमें n की जगह 100 रख दो तो 100 टर्म आ जाएगा। तो वो देख लेना, ये ऑप्शन सही दिया है तो आएगा होगा सही। उसके बाद सम निकालना है। तो देखो इन्होंने ये दिया हुआ है nth टर्म, एन स्क्वायर प्लस एन माइनस वन अपॉन एन प्लस टू का फैक्टोरियल। तो उसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख लिया, एन स्क्वायर प्लस टू एन माइनस एन प्लस वन, वही चीज लिखी हुई है, बस थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। और ऐसा क्यों किया, डिफरेंस फॉर्म जनरेट करने के लिए। ठीक, तो अब क्या किया कि n प्लस टू फैक्टोरियल को दोनों के नीचे लिख लिया, एन स्क्वायर प्लस टू एन से n कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा और इधर से ये आ जाएगा। अब n प्लस टू फैक्टोरियल को क्या लिख लेंगे, n प्लस टू इंटू एन प्लस वन का फैक्टोरियल। तो उससे क्या होगा, n प्लस टू कैंसिल हो जाएगा और ये कुछ एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये देखो कि अगर इसमें तुम n की जगह n प्लस वन रख रहे हो तो यही चीज आ जा रही इस एक्सप्रेशन में। इसमें पहले वाले टर्म में अगर तुम इसमें n की जगह n प्लस वन रख रहे हो तो देखो यही आ जा रहा है, आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है ना। तो यानी कि ये अगर tn है तो ये tn प्लस वन है, तो डिफरेंस फॉर्म जनरेट हो गई। अब हमें क्या निकालना है, समेशन n इज इक्वल्स टू वन से, समेशन n इज इक्वल्स टू वन से हमें 2009 तक का सब निकालना है ना। तो वो कितना आ जाएगा, मतलब वो ये निकालना है हमें एक तरीके से। तो ये जो n वाइज छोटा है उसमें वन चला जाएगा, जो n वाइज बड़ा है उसमें 2009 चला जाएगा। ये तो डायरेक्ट तो आपको लिखना आता ही होगा। तो वन अपॉन टू फैक्टोरियल माइनस टू जीरो, ये कितना हो जाएगा, 2010 अपॉन 2011 का फैक्टोरियल। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, इसको आंसर से मैच कराने के लिए हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो वन अपॉन टू फैक्टोरियल माइनस 2010, ये 2011 इंटू 2010 इंटू 2009 का फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। और ये वाला ऑप्शन भी सही होगा, लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी एस एन वन बाई टू है, क्योंकि जब तुम इसमें यहाँ पर ये चीज देखोगे, मतलब जब इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम देखोगे तो यहाँ पर इन्फिनिटी जाएगा, इस जगह पर यहाँ पर वन आएगा, तो ये तो इन्फिनिटी पे जाकर जीरो हो जाएगा और आंसर इनफाइनाइट टर्म्स का कितना आ जाएगा, वन बाई टू आ जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 23, वेरी सिंपल क्वेश्चन। एन दिया हुआ है 1000 टू द पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल, एन नेचुरल नंबर है और ऑप्शन पूछे हैं कि जब एन इन्फिनिटी को जा रहा है तो क्या होगा, ए एन और एन माइनस वन किसके लिए बराबर होंगे ना। तो दुनिया भर की चीजें पूछी गई हैं। ठीक है, तो ए एन है 1000 टू द पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। ठीक है ना, तो जैसे जैसे हम एन की वैल्यू लेंगे वैसे वैसे हमारा काम होता रहेगा। तो मतलब टू लोगे तो टू पर रुक जाएगा, थ्री लोगे तो थ्री पर रुक जाएगा। तो जैसे इसको एक्सपैंड करके लिखना हो अगर इस चीज को हमें, तो कुछ ऐसे ही तो आएगा, 1000 अपॉन वन, 1000 अपॉन टू, 1000 अपॉन 1000, 1000 अपॉन 1001, 1000 अपॉन एन। तो देखो नीचे आ जाएगा 1000, तो नीचे आ जाएगा एन फैक्टोरियल, ऊपर आ जाएगा 1000 टू द पावर एन। और अब तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हो तो आगे बढ़ते जा रहे हो तो ये तो कांस्टेंट रह जा रहा है, 1000 ही रह जा रहा है, लेकिन ये बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो जब इन्फाइनाइट पे पहुंचोगे तो एन इन्फाइनाइट को जाएगा तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये तब भी 1000 होगा। तो 1000 अपॉन इन्फाइनाइट उस केस में कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यानी कि एन टेंड्स टू जीरो व्हेन एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक, ये बात बोल दी। फिर ये बोल रहे हैं an इज इक्वल टू an प्लस वन फॉर एक्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ n। तो मैंने an और an प्लस वन को बराबर कर दिया, तो 1000 टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1000 टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन का फैक्टोरियल। तो n प्लस वन का फैक्टोरियल को हम लोग ने लिख लिया n फैक्टोरियल इंटू n प्लस वन, तो ये और ये कैंसिल हो गए।
यहाँ पर इसको लिख लेना 1000 टू द पावर n इंटू 1000, तो 1000 टू द पावर n भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो n की वैल्यू कितनी आ रही है, 999 आ रही है। तो यानी कि एक ऐसी वैल्यू है जिसके लिए बराबर है, तो यही ऑप्शन देखो कि 999 ऐसी वैल्यू जिसके लिए an और an+1 बराबर है। और ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि ये बोल रहा है कि an हमेशा an+1 से छोटा है हर नेचुरल नंबर के लिए। हम अभी अभी इस ऑप्शन में प्रूव करके आए कि 999 पे दोनों बराबर है ना। तो सिंपल क्वेश्चन था और मेरे ख्याल से सभी ने कर लिया होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो अब ये क्वेश्चन है A1 A2 A3 अप टू AN, ये सब AP में है और इनका कॉमन डिफरेंस D है। और BK जो है वो AK+1 अप टू AK+n-1 एक ऐसे करके सीरीज है, ठीक है। और इसके बारे में हमें कमेंट करना है कि कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये भी AP में ही होंगे, AK+1, तो टोटल ये कितने टर्म्स है, K से लेकर K+n-1 तक गए। तो एक तरीके से K+0 से K+n-1 तक गए, तो 0 से n-1 तक n टर्म्स हो गए। तो इनका जो टर्म्स ये दिख रहे हैं आपको, इनका सम कितना हो जाएगा, इनका सम हो जाएगा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n/2 AK प्लस A ऑफ K+n-1। फिर जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा दिया AP का, तो ये आ गया और ये आ गया है ना, दोनों को AK का फॉर्मूला लगा दिया और AK+n-1 का फॉर्मूला लगा दिया। फिर क्या किया हम लोग ने, थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दिया, ये n+k-2 को लिख लिया k-1 इंटू n-1, सेम चीज लिखी हुई अभी भी। फिर जब d को मल्टीप्लाई किया एक बार इससे और एक बार इससे, तो आ गया A1, और जब ये d इससे, ये एक A1 फिर से आएगा तो A1, फिर जब d इससे मल्टीप्लाई होगा तो n-1 इंटू डी, d जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो k-1 इंटू डी, और एक k-1 इंटू डी यहाँ पर है, तो 2 टाइम्स k-1 इंटू डी। अब A1 प्लस n-1 इंटू डी क्या होगा, AN होगा। तो अब जब समेशन चलाओगे तुम 0 से n तक k का, तो ये लोग तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे क्योंकि यहाँ पर तो k आ नहीं रहा है। तो जब समेशन n बार चलेगा तो A1 प्लस A1 प्लस A1 n बार आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, A1 इंटू n हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है देखो। और ऐसे ये हो जाएगा n इंटू AN हो जाएगा, और इसमें नॉर्मल समेशन चल जाएगा k-1 वाला, तो समेशन k हो जाएगा n+1/2 और समेशन 1 हो जाएगा n, और उसको सिंप्लीफाई कर लेना, तो जो ऑप्शन आना होगा वो अपने आप आ जाएगा। तो A और C दिए हुए हैं वो सही हो जाएगा ना। तो ये मेरे ख्याल से क्लियर होगा कि बस समेशन जब चलाएंगे तो इनमें तो n-A1 हो जाएगा, ये n-AN हो जाएगा, और इसमें जो सिग्मा k-1 जैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है कि नहीं। और बाकी d तो कांस्टेंट है तो उससे कोई दिक्कत होगी नहीं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये डबल समेशन का क्वेश्चन है जो कि जेई के सिलेबस में नहीं है डबल समेशन, लेकिन फिर भी यहाँ पर पूछा गया तो थोड़ा बहुत मैं आपको समझा देता हूँ कि सीरीज कैसे बनेगी। बाकी फिर ये जनरल फॉर्मेट बन जाएगा, तो वहां से आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें देखो ये दिया हुआ है कि i इज ग्रेटर देन j एंड j इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब j 0 या उससे ज्यादा है और i j से ज्यादा है, ठीक। तो मतलब कि जब j की वैल्यू 0 होगी तो i क्या क्या हो सकता है, i 1 से लेकर n+1 तक कुछ भी हो सकता है, ठीक, क्योंकि ये समेशन जो है ये n+1 तक जा रहा है, ठीक है। तो जब j1 है तो i को j से बड़ा रहना है, तो वो 2 से लेकर n+1 तक कुछ भी हो सकता है, और जब j2 है तो ऐसे 3 से लेकर n+1 तक, जब jn है तो i n+1 हो सकता है क्योंकि i को j से बड़ा होना है। तो वही किया गया है, एक बार j0 रख दो यहाँ पर तो ये nc0 आ जाएगा, और i की वैल्यू पूरी 1 से लेकर n+1 तक दौड़ा दो, तो ये जो पहली रो तुम्हें दिख रही होगी वो पहली रो मिल जाएगी, ये वाली, ठीक। ऐसे ही जब 1 रखोगे j को, तो देखो यहाँ पर j को 1 रखा है और फिर i को पूरा 2 से लेकर n+1 तक दौड़ा दिया है ना, जैसे यहाँ पर भी n+1 तक दौड़ा दिया था। तो इन सारी हॉरिजॉन्टल रोज में होगा क्या कि तुम्हारी वो वाली सीरीज बन जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ 2 बाइनोमियल कोफिशिएंट्स वाली सीरीज बन जाएगी, और ये आपको अच्छे से आती होगी, ये आपको क्लास में बताया गया होगा, nc0 इंटू n+1c1। तो इसमें देखो क्या है कि जो लोअर सबस्क्रिप्ट है 1 और 0 इनका डिफरेंस कांस्टेंट चल रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे पहली वाली का आंसर निकालने की ट्रिक क्या होती है कि nc0 इंटू ये चल रहा है n+1c1, तो nc0 को लगा दो ncn, ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगा n+1c1, ठीक है। और फिर दोनों ऊपर वालों को जोड़ दो, दोनों नीचे वालों को जोड़ दो, है ना, तो आ जाएगा 2n+1 cn+1, ठीक। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2n+1 cn+1, और ncn-r वाला फॉर्मूला लगा दोगे तो यही चीज 2n+1 cn के बराबर आ जाएगी। तो हर रो का आंसर अब इसी वाले लॉजिक से आएगा जो आपको क्लास में पढ़ाया गया होगा कि दो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट होता है, तो उसमें क्या करते हैं, तो पहली रो का सम ये आ जाएगा, दूसरी रो का सम ये आ जाएगा, फिर ऐसे लास्ट रो का सम ये आ जाएगा।
अब ये सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट लिखे हैं तो 2 टू द पावर 2n हो जाएगा ना। तो मैंने ज्यादा एम्फेसिस इस क्वेश्चन पे इसलिए नहीं दिया क्योंकि डबल समेशन जो है उसको आप स्किप कर सकते हो, वो हमारे सिलेबस का पार्ट एज सच नहीं है, उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा ना। इस तरीके का क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई ये क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n को ऐसे लिख रखा है, मतलब ये वैल्यू रखते जाओ, देखो ये आ जाएगा ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यू अप टू ए एन एक्स की पावर 2n। और फिर हमें ये चाहिए ए आर माइनस एन सी वन इंटू आर माइनस वन प्लस एन सी टू इंटू आर माइनस टू। देखो इसमें हिंट यहाँ से मिलती है कि 1 और आर माइनस वन को जोड़ो तो आर, 2 और आर माइनस टू को जोड़ो तो आर आ रहा है, और यहाँ पर एन सी नॉट अगर मन में सोच लो तो यहाँ भी आर आ रहा है, ठीक है। और देखो लास्ट में भी क्या आर आ रहा है ना, ए नॉट और एन सी आर। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर को पिक्चर में लाना होता है, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स भी आ रहा है, अल्टरनेट प्लस माइनस भी आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग ने ये एक्सपेंशन लिख लिया। अब हम लोग ने क्या किया कि मल्टीप्लाई एंड इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर आर ऑन बोथ साइड्स। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई किया और कोफिशिएंट ऑफ आर लिखना चाह रहे हैं दोनों साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर आर इन दिस, ठीक। अब देखो राइट हैंड साइड पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर कैसे कैसे आ सकता है कि यहाँ पर एक टर्म आएगा ए आर एक्स टू द पावर आर आएगा कहीं ना कहीं बीच में, और एक्स टू द पावर आर का कोफिशिएंट कैसे बन सकता है कि ये ए आर ये पूरा टर्म किससे मल्टीप्लाई हो जाए, इससे मल्टीप्लाई हो जाए, तो क्या आ जाएगा देखो ए आर इंटू एन सी नॉट एक्स टू द पावर आर। तो यानी कि क्या क्या कोफिशिएंट बन सकता है, एक बन सकता है सी नॉट इंटू ए आर, और क्या बन सकता है, यहां पर कहीं ना कहीं एक ऐसा भी टर्म आया होगा ए आर माइनस वन एक्स टू द पावर आर माइनस वन। तो एक्स टू द पावर आर कैसे बनेगा कि जब ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाए, तो क्या आ जाएगा माइनस सी वन इंटू ए आर माइनस वन। तो वही चीज आ रही है जो हमें निकालनी है ना। ऐसे ही ये सीरीज आप पूरी की पूरी बना सकते हो, सी टू इंटू ए आर माइनस टू एंड माइनस एंड सो ऑन। तो ये हमें आंसर निकालना है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो निकाल, ये चीज है किसके बराबर है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर आर इन दिस थिंग। तो अब इसको समझते हैं थोड़ा, इसको ऐसे लिख लिया 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब हमें ये चीज निकालनी है लेकिन हम ये चीज निकाल दे दोनों बराबर है तो आंसर आ जाएगा। तो ये क्या लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स का क्यूब, तो इसमें हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर चाहिए, तो इसका जनरल टर्म कितना होगा, इसका जनरल टर्म होगा एन सी आर माइनस वन टू द पावर आर एक्स टू द पावर 3r। जनरल टर्म तो सभी को लिखना आता होगा एक्स टू द पावर 3r, ठीक। या r यूज हो चुका है तो इसको k या लैम्डा कुछ बोल दो, चलो k बोल देते हैं ना। तो ये आ गया। तो हमें क्या चाहिए, x टू द पावर r का कोफिशिएंट चाहिए, तो यानी कि r किसके बराबर होना चाहिए, r बराबर होना चाहिए 3k के। लेकिन r 3k के बराबर तभी हो सकता है जब r खुद क्या हो 3 का मल्टीपल हो, तभी तो 3k के बराबर हो पाएगा। और जब r 3 का मल्टीपल नहीं होगा तो ये जो इक्वेशन है, मान लो r की वैल्यू 7 है, तो क्या 7 कभी 3 के बराबर होगा, 3k के बराबर होगा, नहीं। तो ये इक्वेशन होल्ड नहीं कर पाएगी, यानी उस केस में x टू द पावर r का कोफिशिएंट ही नहीं बनेगा, ठीक। तो मतलब अगर r 3k के बराबर नहीं होगा तो ये चीज, ये कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r बनेगा नहीं, तो यानी कि कोफिशिएंट x टू द पावर r क्या होगा उस केस में 0 होगा। लेकिन अगर r 3 का मल्टीपल हुआ तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी r बाई 3, है ना, जब r 3 का मल्टीपल होगा। तो उस केस में कोफिशिएंट क्या बन जाएगा एन सी r बाई 3 माइनस वन टू द पावर r बाई 3, है ना, यहाँ पर रख दिया इस जगह पर। और ये तब होगा जब r 3 का मल्टीपल होगा, जब r 3 का मल्टीपल नहीं होगा तो 0 आ जाएगा। तो अब देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन सही हो रहे हैं। 0 इफ r नॉट इक्वल टू 3 लैम्डा सही होगा, और नॉन जीरो r इज इक्वल टू 3 लैम्डा, है ना। और वो हमने बता भी दिया कि क्या आएगा माइनस वन टू द पावर r बाई 3 एन सी r बाई 3, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन था, आई होप क्लियर होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 27th क्वेश्चन सिंपल बाइनोमियल की प्रॉपर्टीज पे था, तो वो सभी कर सकते हैं। तो हम लोग 28 पर बढ़ते हैं ना। ये 28 क्वेश्चन है, हमें इस चीज के सीरीज को रिड्यूस करना है एक तरीके से ना, क्योंकि इसकी वैल्यू दे रखी है एक्स सी वाई, ठीक है। तो देखो इसमें सोल्यूशन पूरा लिखा हुआ है बहुत अच्छे से, तो उसी से ही समझ लेते हैं कि हम लोग ने इसमें क्या किया है। देखो कि ये 4 टाइम्स था, ये 6 टाइम्स था, ये 4 टाइम्स था, ठीक। तो हम लोग ने क्या किया कि 300C7 अलग कर लिया और 100C7 एक अलग कर लिया, ठीक। ये 6 बार था तो इसको 3-3 बार में स्प्लिट कर दिया, इसको 3 बार इसके साथ भेज दिया और 3 बार इसके साथ भेज दिया। तो देखो ये ऐसे कुछ आ जाएगा, ये वाला एक टर्म आ जाएगा, ये और एक ये टर्म आ जाएगा,
और ये 4-4 बार थे तो एक एक बार देखो यहाँ पर बचे हुए हैं क्योंकि हम लोग ने इनको 3 ही बार यूज किया है। ठीक है, चलो अब उसके बाद ये फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा होगा, पास्कल्स आइडेंटिटी, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। तो 100C7 प्लस 100C8 कितना हो जाएगा, 101C8। और ऐसे ही ये कितना हो जाएगा, 100C8 प्लस 100C9, 101C9। तो अब ये बन गया कि ये 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स। उसके बाद क्या किया गया, फिर से वही चीज की गई है, इस 3 को स्प्लिट कर लिया गया है कि 101C8 इधर छोड़ दिया गया, 101C9 इधर छोड़ दिया गया और 2 कॉमन ले लिया गया। अब ये ऐसा क्यों किया कि देखो ये सबसे पहले जो थे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, मतलब कोफिशिएंट जो थे वो 1 4 6 4 1 थे। ठीक है, तो अगर ये ध्यान दो तो ये x प्लस वाई की पावर 4 के बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं। फिर उसके बाद पहला स्टेप करने के बाद बाइनोमियल कोफिशिएंट्स क्या बने, 1 3 3 1। ये किसके बाइनोमियल कोफिशिएंट है, x प्लस वाई की पावर 3 के। तो अब हम क्या चाहेंगे कि अब बाइनोमियल कोफिशिएंट्स क्या बने, x प्लस वाई के स्क्वायर के, तो जो होते हैं 1 2 1, तो इसीलिए ये 2 यहाँ पर किया गया। तो एक अलग कर लिया इधर, एक अलग कर लिया इधर। 101C8 प्लस 101C9 कितना हो गया, 102C9। ठीक है, ये आ गया। अब इसको दो अलग अलग पार्ट में स्प्लिट कर लो। बात के जो उन्होंने स्टेप स्किप किए वो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ये 2 बार था तो इसको भी 2 बार स्प्लिट करके लिख दिया। फिर 102C8 102C9 पास्कल आइडेंटिटी लग के ये हो गया। ऐसे ही ये दोनों मिलके ये हो गया। अब इन दोनों में भी पास्कल आइडेंटिटी लगी, 103C9 103C10, तो कितना हो जाएगा 104C10। अगेन इस आइडेंटिटी को यूज कर लिया। तो अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है ना। तो मैं उन्हीं क्वेश्चन पे ज्यादा एम्फेसिस दे रहा हूँ जो एग्जाम में मुझे लग रहा है कि आने लायक है। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब ये क्वेश्चन है, ये सीक्वेंस दे रखा है तो इसमें मैक्सिमम पावर 60 तक जा रही है और इसमें फिर ये पूछा गया है, इसका मतलब क्या है कि ऑड वाले कोफिशिएंट्स का सम, मतलब कि 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा A1, तो A1 प्लस A3 प्लस A5 अप टू A59। इसमें इवन वालों का सम पूछा गया है तो सभी को पता होगा ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, A0 प्लस A1 एंड सो ऑन। ठीक, ये सब चीजें पूछी गई हैं। तो एक बार हम लोग ने x1 रख दिया, एक बार x माइनस 1 रख दिया। तो जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये इवन वाले कैंसिल हो जाएंगे, ऑड वाले 2 बार आ जाएंगे, लेकिन इधर 0 आ जाएगा तो सारे ऑड वालों का सम कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ऑड वाले कैंसिल हो जाएंगे, इवन वाले 2 बार आ जाएंगे जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखो समेशन 1 से चला है तो हमें A0 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, A2 प्लस A4 अप टू A60। ठीक है, और अच्छा ऐड करके दूसरी साइड से कितना आएगा, 2 इंटू 4 की पावर 20। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। A0 की वैल्यू कैसे आ सकती है, यहाँ पर तुम x की वैल्यू कितनी रख दो, 0 रख दो जैसा कि मैंने यहाँ पर रखा है। तो A0 कितना आ जाएगा, 2 टू द पावर 20। तो A0 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 टू द पावर 20 माइनस 2 टू द पावर 20। A0 के लिए ये ऑप्शन करें तो A0 कितना आ रहा है, 2 टू द पावर 20 आ रहा है। A59 निकालने के लिए देखो क्या करना है तुम्हें, A59 निकालने के लिए फर्स्ट में x की जगह 1/x रख दो, जो मैंने शुरुआत में एक्सपेंशन लिखा था। सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ जाएगा x की जगह 1/x रखने से। ठीक, अब बस क्या करना, A59 चाहिए तो आप क्या करना है कि डिफरेंशिएट करना दोनों साइड। डिफरेंशिएट करोगे तो A60 गायब हो जाएगा और यहाँ पर A59 x का डिफरेंशिएशन A59 हो जाएगा। तो एक बार इस पूरे एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करो और x की वैल्यू 0 रख दो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, A59 बड़ी आसानी से मिल जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन है कि इसका एक्सपेंशन को जैसे लिखा है, देखो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी आएगी, x की n+4 आएगी क्योंकि यहाँ पर x की पावर 4 आएगा और यहाँ पर x की पावर n आएगा, तो हाईएस्ट पावर n की पावर 4 आएगी। तो इसको कुछ इस तरीके से लिख लिया गया है और फिर बोला गया कि A1 A2 A3 जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं। तो n की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। देखो A1 क्या है, यहाँ पर A1 है x की पावर 1 का कोफिशिएंट, A2 है x स्क्वायर का और A3 है x क्यूब का। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कैसे कैसे बन सकता है, क्योंकि इधर इनको मल्टीप्लाई करके देख के ये आया है तो इसको ओपन कर लिया, 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर, 1 प्लस एक्स टू द पावर n को भी ओपन कर लिया। अब A1 यानी कि x की पावर 1 का कोफिशिएंट कैसे बनेगा, x की पावर 1 का कोफिशिएंट ऐसे बनेगा जब ये NC1 इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, और तो कोई तरीका है नहीं। तो A1 हो गया NC1। A2 यानी कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसे बन सकता है कि जब ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म यानी कि NC2 एक्स स्क्वायर वाला टर्म किससे मल्टीप्लाई हो जाए, इससे मल्टीप्लाई हो जाए, या फिर ये 2x स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो जाए, NC0 से। तो देखो यही चीज लिखी हुई है। और फिर x की पावर 3 का कोफिशिएंट कैसे बन सकता है, तो x की पावर 3 का कोफिशिएंट ऐसे बन सकता है कि ये NC3 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाए,
तो NC3 इंटू 1, और दूसरा कैसे बन सकता है कि ये NC1 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाए तो ये आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना, अब सिंपल कैलकुलेशन है क्वेश्चन में। अब आपको क्या कर देना है, 2A2 इज इक्वल्स टू A1 प्लस A3, क्योंकि AP में दिए हुए हैं, तो उससे ये इक्वेशन आ जाएगी जो यहाँ पर लिखी हुई है, और ये इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 2, 3 और 4। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर तो N2 हो नहीं सकता, तो N2 के लिए आपको अलग से चेक करना पड़ेगा, तो N2 रख के देख लेना, बड़ी आसानी से आ जाएगा। 3 या उससे ज़्यादा होगा तो फिर हम इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि NC3 इन्वॉल्व हो रहा है, A3 में NC3 भी इन्वॉल्व हो रहा है ना, तो जब N3 या उससे ज़्यादा है तब इस इक्वेशन से जो रूट आएंगे वो सॉल्व कर लिए गए होंगे, तो 2 रिजेक्ट हो जाएगा, 3 4 आ जाएगा। लेकिन 2 पे अलग से चेक करोगे तो देखो A1 2 आ रहा है, A2 3 आ रहा है, और A3 4 आ रहा है, तो वो भी AP आ रहा है, तो 2 भी आंसर में होगा। लेकिन इस इक्वेशन के सोल्यूशन में 2 नहीं आना चाहिए ना, तो वो अलग से आप चेक कर लेना। n की वैल्यू 2 रखोगे तो ये कहां पर रुक जाएगा, सीक्वेंस यहीं पर ही रुक जाएगा, इस जगह पर ही रुक जाएगा, है ना, आगे जाएगा ही नहीं। तो n की वैल्यू 2 पे हम अलग से देख लेंगे। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि जब n की वैल्यू 2 हो तो जो NC3 वाले टर्म है उनके बारे में सोचना कि वो आने नहीं, तो आगे क्या करना है, मतलब आपको क्लियर होगा ओवरऑल कि हमें क्या करना है। जब n की वैल्यू 2 होगी तो NC3 वाले टर्म को तुम वैनिश कर दो, तो ये 4 आ जाएगा, ये 2C1 2 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और ये 2 into 2C1 4 आ जाएगा। ठीक, जैसे आप समझ लो वो आपके ऊपर है। चलो भाई, अब ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जेईई एडवांस में भी आ चुका है। तो ये कुछ दिया हुआ है f ऑफ m, तो इसमें देखो इन दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो r से इंडिपेंडेंट आ रहा है। तो हम लोग को ट्रिक पता है कि डिफरेंस कांस्टेंट हो तब भी हम लोग क्या करते हैं, एक जगह NC(n-r) का फॉर्मूला लगा के सम कांस्टेंट बना लेते हैं और फिर हम डायरेक्ट आंसर लिख पाते हैं। तो ये आ जाएगा 20cm-r। तो अब आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हो, f ऑफ m कितना आ जाएगा, ऊपर वालों को जोड़ दो और नीचे वालों को जोड़ दो, तो f ऑफ m कितना आ गया 50cm। अब पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू f ऑफ m की कितनी होगी, तो वो मिडिल बाइनोमियल कोएफिशिएंट के लिए होती है, तो वो कब होगा, जब m 25 होगा। ठीक, तो ये पहला ऑप्शन हो गया। फिर ऐसे ये हाफ तक रोकने वाले क्वेश्चन आप कई कर चुके होंगे अब तक, कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं सभी को आता होगा, है ना, कि मतलब कि इसमें क्या पूछा है कि 50c0 प्लस 50c1 प्लस 50c2 अप टू 50c25। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करते हो कि ये देखते हो कि कितने बाइनोमियल कोएफिशिएंट आ चुके हैं, तो 50c0 से 50c25 तक 26 आ चुके हैं, अभी 25 मिसिंग है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके NC(n-r) वाली जो चीज करते हैं वो आप कर लो। ये आपको आना चाहिए, मतलब बी वाला ऑप्शन। अगर नहीं आता तो आप कमेंट में लिख देना, तो मैं फिर अलग से एक वीडियो उसके लिए बना दूंगा। ठीक है, f ऑफ 33 इज डिविजिबल बाई 37। तो f ऑफ 33 यानी 50c33, तो वो 50c17 हो जाएगा, तो उसको इस तरीके से इन लोग ने लिख लिया है। अब ये चीज 50c17 इंटीजर ही आना है, और इसमें कहीं ना कहीं 37 आ रहा है, और वो 37 नीचे से कैंसिल नहीं होने वाला, क्योंकि नीचे 17 फैक्टोरियल तक के नंबर है और 37 प्राइम नंबर है, तो कहीं ना कहीं ये 17 तो छूटेगा ही छूटेगा, ये कहीं से कैंसिल नहीं होगा, और ये पूरी चीज इंटीजर भी आनी थी, यानी कि ये मल्टीपल ऑफ 37 होगा। ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, ये लास्ट वाला ऑप्शन सेम वैसे ही जैसा क्वेश्चन है, समेशन m इज इक्वल्स टू 0 से 50 और fm का स्क्वायर यानी कि 50cm इंटू 50cm। तो इसमें भी देखो नीचे वालों का डिफरेंस कांस्टेंट, तो हम लोग क्या करते हैं, एक जगह फॉर्मूला लगा देते हैं, तो क्या आ जाएगा 50c 50 माइनस m इंटू 50cm, और फिर क्या करते हैं, ऊपर वालों को जोड़ देते हैं और नीचे वालों को जोड़ देते हैं, 100c 50 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन भी सही हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला याद रखना, के सी के प्लस के प्लस 1 सी के प्लस के प्लस 2 सी के अप टू एन सी के इज इक्वल्स टू एन प्लस 1 सी के प्लस 1। ये लोअर सबस्क्रिप्ट अगर ध्यान दे रहे हो इस फॉर्मूले में तो कांस्टेंट रहती है, देखो हर जगह के है, यहाँ भी के है, यहाँ भी के है, और ये के जहां से लोअर सबस्क्रिप्ट है वहां से अपर स्टार्ट होती है और फिर कहीं तक जा रही होती है, और लास्ट में आंसर कैसे आता है, इसमें एक ऐड कर दो और इसमें एक ऐड कर दो। ठीक, इस तरीके से आप सोच सकते हो। चलो अब यहाँ पर क्या है, 50c1 15c1 16c2 17c3, तो NC या R इज इक्वल्स टू NC(n-r) होता है, ये हम सभी को पता है होपफुली। तो 15c1 हो जाएगा 15c14, 16c2 हो जाएगा 16c14, 17c3 हो जाएगा 17c14 एंड सो ऑन। तो देखो ये वही सेम सीरीज बन रही, बस एक के मिसिंग है, यानी कि 14c14 मिसिंग है। तो वो ना मिसिंग होता तो आंसर कैसे आता, लास्ट वालों में एक एक बढ़ा देते, तो 40c15, और क्या मिसिंग है
KCK यानी कि 14C14, तो आंसर कितना आ गया 40C15 माइनस 1 आ गया। ठीक है, और A सही है तो D भी सही है। 40C15 और 40C25 बराबर होंगे। इसमें भी सेम लॉजिक लगा इस वाले ऑप्शन को लाने के लिए। 25C1 को लिख लो 25C24, ऐसे ही 26C24, ऐसे ये चलता रहेगा और लास्ट में हो जाएगा 39C24। सेम वही फॉर्मूला लग रहा है, एक टर्म अभी भी मिसिंग है, कौन सा 24C24। तो आंसर कितना आ जाएगा 40C25 माइनस 24C24, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो ये वाला ऑप्शन देखो सेम ही चीज आ गई, 40C15 और 40C25 बराबर होंगे तो सेम ही ऑप्शन आ गया, तो ये ऑप्शन भी सही हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये फॉर्मूला बाकी याद रखना ना, जो आपको यहाँ पर मैंने लिख के दिया है। चलो क्वेश्चन नंबर 33 में आपको सेम वही लॉजिक लगाना है जो मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है क्वेश्चन नंबर 5 में। सेम वही लॉजिक लगाना और पक्की बात है आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, फॉर नेचुरल नंबर्स m, n, ये आपको दिया हुआ है 1 माइनस वाई टू दी पावर m 1 प्लस वाई टू दी पावर n का एक्सपेंशन कुछ ऐसे आ रहा है। ठीक, और a1 और a2 यानी कि y और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट दे रखा है कि क्या आ रहा है, दोनों ही 10 आ रहा है। तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो हम लोग ने क्या किया कि इन दोनों का जनरल टर्म लिख लिया। तो इसका क्या होगा mcr1 माइनस वाई की पावर r1 और इसका होगा mcr2 वाई की पावर r2। तो ये आ गया अल्टीमेटली ऐसा कुछ, है ना। अब a1 के लिए, यानी a1 क्या है y की पावर 1 का कोएफिशिएंट, तो a1 के लिए क्या होगा r1 प्लस r2, y की पावर 1 का कोएफिशिएंट है तो r1 प्लस r2 क्या होगा 1 होगा। तो कैसे कैसे हो सकता है, ये 0 हो जाए, ये 1 हो जाए, या फिर ये 1 हो जाए, ये 0 हो जाए। तो यानी कि a1 की वैल्यू निकालने के लिए आप ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर रख दो, a1 10 है और इस कॉम्बिनेशन को r1 को एक बार 0 रखो तो mc0, है ना, अभी पूरा लिख लेते हैं। r1 को 0 रखो एंड r2 को 1 रखो, तो कितना आ जाएगा nc1 माइनस 1 की पावर 0, तो वही रह जाएगा। फिर दूसरा और क्या तरीका हो सकता है कि r1 को 1 रखो, तो r1 को 1 रखोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो mc1 इंटू nc0 इज इक्वल्स टू 10। तो यहां से देखो एक सिंपल सी इक्वेशन मिल गई, n माइनस m इज इक्वल्स टू 10। ठीक, अब दूसरी चीज अगर यहीं पे लिख लें कि a2 के लिए r1 प्लस r2 को कितना होना पड़ेगा, r1 प्लस r2 को a2 के लिए होना पड़ेगा 2। तो अब कितने केस बनेंगे वो लिख लो, तो 0 1 1 0 1 1, है ना। उससे ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी, वो यहाँ पर रखना तुम बारी बारी से, एक बार 0 1 रखना और यानी कि प्लस, फिर 1 0 रखना और फिर 1 1 रखना। तो दूसरी इक्वेशन a2 के करस्पॉन्डिंग जो है वो तुम्हें यहाँ से मिल जाएगी, और एक इक्वेशन ये है। दो इक्वेशन, दो अननोन है, सोल्यूशन नीचे दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हो ना। तो मैंने लॉजिक बता दिया कि कैसे यहाँ पर वर्किंग हो रही है। और सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, अगर आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते हो तो हमेशा जनरल टर्म लिख लिया करो। अब जैसे मान लो कि a3 चाहिए होता तो r1 प्लस r2 3 हो जाता, तो उसमें लिख लेते कितने केस बनेंगे, तो उसमें 0 3 3 0 2 1 1 2 इस टाइप के केस बन जाते हैं। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Fn denotes the nth term of the sequence 2 5 10 17 26। तो देखो सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, ये 2 क्या है 1 स्क्वायर प्लस 1 5 क्या है 2 स्क्वायर प्लस 1 10 क्या है 3 स्क्वायर प्लस 1 17 क्या है 4 स्क्वायर प्लस 1 26 क्या है 5 स्क्वायर प्लस 1। तो यानी कि Fn तो क्या हो गया, Fn हो गया अपने पास n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और gn be the nth term of the sequence 2 6 12 20 30। ये क्या है देखो 1 स्क्वायर प्लस 1 6 क्या है 2 स्क्वायर प्लस 2 12 क्या है 3 स्क्वायर प्लस 3 20 क्या है 4 स्क्वायर प्लस 4 30 क्या है 5 स्क्वायर प्लस 5। तो जो gn है अपने पास वो कितना हो गया n स्क्वायर प्लस n। तो ये आपको दिया हुआ है। अब पहली चीज तो ये पूछी कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी fn अपॉन gn। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी fn अपना है n स्क्वायर प्लस 1 और gn है n स्क्वायर प्लस n। तो ये कितना हो जाएगा आंसर 1 अपॉन 1 यानी कि 1। तो ये सही हो गया, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। उसके बाद कैपिटल Fn एंड कैपिटल gn डिनोट्स द सम ऑफ n टर्म्स। तो उसमें तो भी कोई दिक्कत नहीं, समेशन चला दो, समेशन आपको चलाना आता होगा, सिग्मा n स्क्वायर प्लस 1, सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 और सिंप्लीफाई कर लेना, ये आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n हो जाएगा, तो सिग्मा n स्क्वायर n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, तो सिग्मा n प्लस 1 बाई 2 सिंप्लीफाई कर लेना, तो ये आ जाएगा। फिर से देख लेना इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, क्या आंसर आ रहा है। तो इसमें भी आप देखना रेशियो 1 आ जाएगा। और फिर ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये भी बहुत सिंपल है,
और स्टैंडर्ड टॉपिक भी है जेई का। इसमें फॉर्म बन रही है 1 टू द पावर इन्फिनिटी की, है ना, तो वो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो ना, तो इसको भी सॉल्व कर लेना, है ना। नीचे इसका सोल्यूशन भी आप देख सकते हो कि दिया होगा आपको। तो ये देख लेना 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म का आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो पता ही होगा कि अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स टू द पावर जी एक्स 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म होती है, तो हम इसको क्या लिख लेते हैं, e टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स, है ना। तो बस आपको इसमें वही चीज करनी है ना, आप देख लेना और आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। दोनों 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनेंगे, आप सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब ये एक टिपिकल सी सीरीज दी हुई है, शायद तुरंत देखने से ना समझ में आए, लेकिन हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये सीरीज दी हुई है, देखो जो नीचे मैंने लिखी है, देखो 3/2 क्यूब था, तो 3/2 स्क्वायर इंटू 1 इंटू 2 लिख दिया, मतलब 2 क्यूब से 2 स्क्वायर लिखा, जो 2 बचा उसको 1 इंटू 2 लिख लिया। फिर 4 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर मैंने 4/2 क्यूब लिखा, एक 2 अलग करा, तो ये देखो 1 इंटू 2 हुआ, और फिर ये 2 इंटू 3 हो गया। फिर 5/2 टू द पावर 6 था, एक 2 या इनफैक्ट 2 कम कर लिए, और 2 जो कम किए वो क्या हो गया 4, और 3 पहले से, तो 3 इंटू 4, और ऐसे करके ये सीरीज बनाते चले गए ना। देख लो आगे भी, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका जनरल टर्म कुछ इसी टाइप का आ रहा है, r+2 r+1 r इंटू r+1, है ना, r+2/2 टू द पावर r+1 r इंटू r+1, ठीक है। उसके बाद क्या किया कि पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से ये जो ये रेशियो था ये वाला, है ना, इसको ये लिख लिया जो यहाँ पर आपको सामने दिख रहा है। और उसके बाद क्या किया कि हम लोग ने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इस टर्म को दोनों जगह क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब अगर ध्यान दो तो ये डिफरेंस फॉर्म बन गई, अगर ये टी आर है तुम्हारा तो ये टी आर प्लस 1 है, तो ऐसे क्वेश्चन में फिर आंसर कैसे निकालते हैं, लोअर बाउंड जो आर वाइज छोटा होता है वहां चला जाता है, अपर बाउंड जो आर वाइज बड़ा होता है वहां चला जाता है, और डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता है। तो जब इन्फिनिटी यहाँ पर जाएगा तो 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, आर जब यहाँ पर 1 जाएगा तो 1/2 टू द पावर 1 इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा 1/2। एस की वैल्यू आ गई 1/2, एस की पावर -1 की वैल्यू पूछिए तो वो कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है ना। तो आंसर हमारा आसानी से आ गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतलब मेन इसमें आपका जो काम था वो डिफरेंस फॉर्म जनरेट करना था ना, उसके बाद आंसर निकालना तो हमेशा डिफरेंस फॉर्म में फिर इजी होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन था, ये एक सीरीज दी हुई थी, है ना, तो इसमें 1 + 4/3 था, यहाँ 3 था, यहाँ 27 था, तो सिमेट्री करते हुए मैंने यहाँ पर 9/9 लिख लिया 1 को। फिर क्या किया कि ये नीचे जीपी चल रही थी, जीपी के कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया और एक एक टर्म शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये सीरीज आ गई s - s/3 इक्वल्स टू 1 + 3/3 + 5/9 + 7/27 एंड सो ऑन। तो देखो 1 3 5 7 चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर 3 5, तो यहाँ पर 1 3 9 27, तो ये अब कौन सी सीरीज लिखी हुई है, ये सीरीज लिखी हुई है AGP यानी अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक। फिर वैसे तो AGP कैसे सॉल्व होता है सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी मैंने सॉल्व कर दिए, ये AGP आ गई। उसके बाद AGP में जो नॉर्मली किया जाता है, हम लोग क्या करते हैं कि जो भी GP का कॉमन रेशियो था उससे मल्टीप्लाई करके एक एक टर्म शिफ्ट करके लिखते हैं, तो इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करके एक एक टर्म शिफ्ट करके लिखा, सब्ट्रैक्ट किया, सिंपल सी GP बन गई, सिंप्लीफाई किया तो ये S आ गया ना, वो आप कैलकुलेशन के स्टेप देख सकते हो। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा गया था, तो ये 4.5 आ रहा है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इसमें 2 बार हमें वही काम करना पड़ा कि कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक एक टर्म शिफ्ट करके लिखना पड़ा, है ना, उसके बाद तो क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, में ये समेशन निकालना है। ये 5 टू द पावर n मैंने बाहर लिख लिया है क्योंकि इसको एकदम लास्ट में यूज करना होगा जब लिमिट लगा रहे होंगे। पहले समेशन t का है, फिर r का है, फिर फाइनली फिर 5 टू द पावर n का इस्तेमाल है। तो देखो सबसे पहला समेशन जो t पे चल रहा है, तो यहाँ पर इस वाले टर्म में तो कहीं t है नहीं, तो इसको मैंने समेशन के बाहर निकाल लिया, ठीक। अब ये क्या लिखा हुआ है, t = 0 से r-1, ठीक है, RCT 3 टू द पावर t, तो ये बेसिकली 1 + 3 टू द पावर r का क्या लिखा हुआ है, जनरल टर्म लिखा हुआ है, लेकिन ये r-1 पे रुक जा रहा है, इसमें लास्ट वाला टर्म नहीं आएगा, तो इस जनरल टर्म का हम लोग ने लास्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि जो हमने पूरा एक्सपेंशन लिख दिया तो वो एक्स्ट्रा आ गया होगा, RCR 3 टू द पावर r।
तो ये कितना हो जाएगा 4 टू द पावर r माइनस 3 टू द पावर r। ठीक, अब इसको आगे सिंप्लीफाई करें। अब अगला समेशन r पे चलना है और यहाँ पर NCR है तो ये दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पर ये आ गया और यहाँ पर ये आ गया। अब ये भी NCR 4 टू द पावर r, ये किसका जनरल टर्म लिखा हुआ है 1 प्लस 4 टू द पावर n का जनरल टर्म लिखा हुआ है NCR 4 टू द पावर r, लेकिन यहाँ समेशन 1 से स्टार्ट हो रहा है तो NC नॉट 4 टू द पावर 0 मिसिंग था, तो NC नॉट 4 टू द पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। NC नॉट 4 टू द पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो वो 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। सेम लॉजिक से ये 1 प्लस 3 टू द पावर n का लिखा हुआ था जनरल टर्म और एक टर्म मिसिंग था तो वो सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो सिंप्लीफाई करके अल्टीमेटली ये आ गया। अब 5 टू द पावर n को इन्वॉल्व कर लिया तो इसको दोनों के नीचे लिख लिया 5 टू द पावर n को, तो 1 माइनस 4 टू द पावर 5, 4/5 टू द पावर n, क्योंकि ये रेशियो 1 से कम है, पावर इन्फिनिटी को जा रही तो ये 0 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारी DBP 4 के सारे सॉल्यूशंस हो गए। थैंक यू वेरी मच।